जब आपका यूरोप प्लान कैंसिल होता है शेंगेन वीज़ा रिजेक्शन की वजह से, तो वो अपने आप में ही बड़ा डीमोटिवेटिंग होता है। उसके बाद आप देखते हो अपना रिजेक्शन लेटर इन होप कि आपको पता चले यार क्या दिक्कत आई थी, तो उसको नेक्स्ट एप्लीकेशन में करेक्ट करें। बट उसमें पता है आपको क्या मिलता है? वो 17 पॉइंट्स जो इतने वेग होते हैं ना, जिन्हें समझना ही अपने आप में एक टास्क है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जब मेरा फ्रांस का वीज़ा रिजेक्ट हुआ। डिसअपॉइंटेड तो मैं था ही, बट मैंने कहा चलो यार फिगर आउट तो करें ही क्या दिक्कत है। लेटर देखा, एक स्टैंडर्ड से पॉइंट पे टिक लगा था, जस्टिफिकेशन ऑफ पर्पस। मतलब मैंने उसको ट्रांसलेट भी कर लिया, समझ लिया, बट मुझे ये नहीं समझ में आया कि मेरे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स में क्या दिक्कत है। तो मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग आप में से भी जिनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है अनफॉर्चुनेटली, उनको भी ये दिक्कत आ रही होगी अपने रिजेक्शन रीज़न समझने में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 मेजर पॉइंट्स जिनकी वजह से मोस्टली 95% ऑफ द वीज़ा एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती हैं इंडिया में, और उनको करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बाकी पॉइंट्स भी एक बार हम डिस्कस करेंगे बहुत ही शॉर्ट में, क्योंकि वो बहुत रेयर होते हैं, सबके कंडीशंस में नहीं आते। बट अगर आप गलती से उस कंडीशन में फॉल कर गए तो वो रिजेक्शन रीज़न भी आपको मिल सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड रीज़न फॉर वीज़ा रिजेक्शन इज़ जस्टिफिकेशन ऑफ द पर्पस सबमिटेड इज़ नॉट रिलायबल। मतलब इससे ज़्यादा वेग ना मुझे नहीं लगता कोई चीज़ हो सकती है, क्योंकि इससे आप क्या समझोगे? आपने बोल दिया कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं टूरिज्म के लिए जा रहा हूँ, सारे आपने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, उन्होंने बोल दिया ये रिलायबल नहीं है। अब उसका क्या मेजर है, किस चीज़ से आप आइडिया लगाओगे कि वो आपके लिए रिलायबल हैं डॉक्यूमेंट्स या नहीं है? तो बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है कि यार नेक्स्ट एप्लीकेशन जब हम करेंगे ना, वो कैसे करेंगे और क्या उसका प्रोसेस रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ यार, इस वाले रीज़न में ना सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक इशू होता है वो होता है आपका कवर लेटर और डिटेल्ड आइटनरी। सबसे ज़्यादा जो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं वो कवर लेटर में ही होती है, क्योंकि कोई ना कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं दिया किसी एम्बेसी ने, और आइटनरी में आपको डिवाइस देना है, होटल बुकिंग्स लगानी है, और कितना डिटेल में लिखना है इस बारे में बहुत ही क्लियरिटी कहीं पे भी नहीं है। आप गूगल कर लो, वीडियोस देख लो, बहुत मुश्किल है। अगर आपको फ्यूचर में वीज़ा अप्लाई करना है इस रिजेक्शन के बाद, तो मेरी सबसे पहली एडवाइस रहेगी कि आप अपनी आइटनरी स्ट्रॉन्ग करो, आप अपना कवर लेटर और डिटेल्ड करो, उसे एनालाइज करो कि आपको क्या लगता है कि उसमें क्या इश्यूज़ और हो सकते हैं जो हम मिस कर रहे हैं, और उनको करेक्ट करके जब आप दोबारा एप्लीकेशन लगाओगे तो आपका वीज़ा 100% आएगा। मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि किस तरीके से आपको कवर लेटर पूरा बनाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, और डिटेल्ड आइटनरी का क्या प्रोसेस होता है। तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपका वीज़ा एप्लीकेशन बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। तो इससे मिलता जुलता ही ना एक और रीज़न आता है रिजेक्शन का, जो कि होता है जस्टिफिकेशन ऑफ पर्पस एंड कंडीशंस ऑफ इंटेंडेड स्टे और नॉट सबमिटेड। बहुत कम लोगों का ये आएगा, बट कुछ जो लोग न्यू एप्लीकेशन देते हैं या फिर आसपास कंट्रीज़ में घूमे हुए हैं, वो क्या गलती करते हैं ना, वो वीज़ा एप्लीकेशन सब कुछ अच्छे से लगा देते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपने फाइनेंशियल्स वगैरह लगाते हैं, और उनकी प्रोफाइल भी अच्छी होती है, बट वो मिस्टेक क्या करते हैं, या तो वो डिटेल्ड आइटनरी नहीं देते, या कुछ केसेस में मैंने खुद पर्सनली देखा है कि वो कवर लेटर ही मिस कर देते हैं। तो ये मतलब बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर आपके बारे में कोई भी चीज़ जो उसको ऑब्टेन करनी है वो इन्फॉर्मेशन उसे कवर लेटर से मिलेगी, और आप कहाँ कहाँ घूमोगे उसे वो उस पर ट्रस्ट होगा या नहीं होगा वो जानेगा आपके डिटेल्ड आइटनरी से। तो ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो इसको तो आप प्लीज़ स्किप मत करना। रिलायबल नहीं होता या होता है वो एक सेकेंडरी चीज़ है, बट सबमिट ही आप नहीं करोगे तो आपका स्ट्रेट अवे रिजेक्ट एप्लीकेशन इस पॉइंट के साथ हो ही जाएगी। नेक्स्ट जो इंडियंस को एक रीज़न दिया जाता है वो है देयर आर रीजनेबल डाउट्स अबाउट योर इंटेंशन टू लीव द शेंगेन टेरिटरी आफ्टर वीज़ा एक्सपायर्स। तो इसका जो रीज़न मेजर रहता है कि आपके होम टाइज़ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं अपनी होम कंट्रीज से, और इस वजह से एम्बेसी को डाउट होता है कि वो आपको वीज़ा देंगे और वापस आप उनकी टेरिटरी टाइम से छोड़ोगे या नहीं, उसमें वो अनश्योर हैं, इस वजह से वो आपका वीज़ा कर रहे हैं रिजेक्ट। इसको करेक्ट करने के लिए आपको अपनी जॉब को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, आपको अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर लेना होगा, अपनी सैलरी स्लिप्स, जो भी पैसा आपके पास है उसका सोर्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होना चाहिए, आपकी ITR फाइल्ड होनी चाहिए, या आप अपने घर की प्रॉपर्टी के पेपर्स लगा सकते हो, जो भी आपके पास फिक्स एसेट्स हैं कि हाँ भाई हमारे पास यहाँ पे जॉब है, घर है, पैसा है, हमारे कोई फ़ायदा नहीं है हम वहाँ रुके, हम अपना ट्रिप कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे वापस आएंगे। तो ये करेक्टिव मेजर्स आप करोगे तो इस रीज़न से भी आपका वीज़ा नेक्स्ट टाइम कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं है, बैलेंस कम है, या फिर कुछ सोर्स ऑफ इनकम में इशू है, तो भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। और उसमें नॉर्मली वो रिजेक्शन का रीज़न नंबर 3 देते हैं, दैट यू हैव नॉट प्रोवाइडेड सफिशिएंट मीन्स ऑफ सस्टेनेंस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ योर स्टे एंड योर रिटर्न टू द होम कंट्री और एनी अदर थर्ड कंट्री अदर देन योर होम कंट्री।
इस केस में यही होता है कि आपका बैलेंस फॉर एग्जांपल कम रहा है, या फिर आपके सैलरी स्लिप जो है वो बैंक स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रही है, या फिर सब कुछ मैच कर रहा है, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप, सब कुछ, बट जैसे कुछ कुछ कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। फ्रांस की अगर मैं आपको बताऊँ तो वो मांगते हैं करीबन आपके पास 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उतनी एक्सपेंसिव वो कंट्रीज़ हैं। स्कैंडिनेवियन में आप जाओगे तो वो थोड़ा सा कॉस्ट और बढ़ जाती है वहाँ की, तो उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी उस हिसाब से और बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हुए अगर आप मान लो 10 दिन का ट्रिप बना रहे हो तो 1 लाख रुपए तो वहाँ रहने का ही हो गया, फिर आपकी फ़्लाइट्स हो गई, सब कुछ हो गई, और आप अगर 1 लाख रुपए ही दिखाओगे अकाउंट में और दिखाओगे कि आपने टिकट्स विकट्स भी बुक नहीं किए हैं, वो भी आप बुक करोगे, तो मतलब ऑब्वियस हो जाता है ना कि आपके पास पैसे हैं ही नहीं वहाँ पे खुद को सस्टेन करने के लिए। आप वहाँ की गवर्नमेंट पे एक बर्डन बनोगे, इसलिए वो आपको वीज़ा दे के रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो कभी भी आपका इस रीज़न से अगर रिजेक्शन आता है तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप उस अपने डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट करो, आप अपने फाइनेंसेस देखो कि उसमें क्या क्या इश्यूज़ रहा है। मे बी मेरा सेविंग बैलेंस कम है, या मेरी सैलरी अप टू द मार्क नहीं हो रही, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, इसमें आपको टाइम लगेगा करेक्ट करने में। पैसा एकदम से आप अगर डालोगे तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो रेड फ्लैग बन जाएगा। कुछ कुछ केसेस में मैंने ये भी देखा है कि लोगों के पास मतलब करोड़ों में सेविंग बैलेंस है, 1-2 करोड़ है, बट उनका वीज़ा फिर भी रिजेक्ट हो रहा है। बिकॉज आप खुद सोचो ना, अगर आपके पास एक कम बैलेंस है बट रेगुलर इनकम है, तो ये है कि हाँ आप कमाओगे, आओगे, वापस काम करोगे, आपके लिए बहुत ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए वापस आना, क्योंकि आपकी जॉब है, इतना पैसा है आपके पास घूमने के लिए तो आप जा रहे हो, अदरवाइज आप नहीं जाते। बट यहीं आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा बैलेंस आ जाए, लेट्स से 2 करोड़ रुपए आ गया, अब आपके पास एम्पल अमाउंट है, आप जाओ ओवर स्टे करो और वहाँ पे आप सर्वाइव कर जाओगे, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो ये सोचते हुए एम्बेसी को लगता है कि आपके पास सारे रीजंस हैं वहाँ पे इलीगली इमिग्रेट करने के लिए, तो वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग होगा। पैसा होना जिसका कोई भी सोर्स ना हो, तो अगर ऐसा रिजेक्शन आपका आता है, अपनी सेविंग्स पे वर्क करो। अपनी में भी अगर आपकी जॉब अभी कम है, या फिर आप अगर पेरेंट्स आपको पैसा दे रहे हैं घूमने के लिए तो आप उन्हें स्पॉन्सर दिखा सकते हो, तो ये वाला रिजेक्शन आपका नहीं आएगा। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या फिर आप किसी से एज अ सैलरी अमाउंट ले सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, या किसी से रेंट ले सकते हो, तो अगर आपके ऑन रिकॉर्ड बैंक स्टेटमेंट में वो सारी चीज़ें आ गई और नेक्स्ट आप अपकमिंग ITR में अगर वो डिक्लेयर करोगे, तो नेक्स्ट टाइम पे एटलीस्ट आप इस रीज़न से रिजेक्ट नहीं होगे। फिर आ जाता है पॉइंट नंबर 12, जो कि मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल में नहीं होगा ये रिजेक्शन का रीज़न, बट अगर आ रहा है ना तो समझ लो यार बहुत बड़ी दिक्कत है, उसको कहीं ना कहीं सुलझाना पड़ेगा। उसकी अगर हम लाइन पढ़े तो वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, देयर आर रीजनेबल डाउट्स अबाउट द ऑथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो भी आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को सबमिट किए हैं, चाहे वो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके प्रूफ ऑफ रीज़न ऑफ ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें फेक लग रहे हैं, या उन्हें उतने रिलायबल सोर्स से वो आते हुए नहीं लग रहे हैं। लेट्स से आपने एम्प्लॉयमेंट लेटर लिया बट वो साइन मिसिंग है, या वो लेटर हेड पे नहीं है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, XYZ हो, तो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के अलग अलग रीज़न होंगे, बट उन्हें उन डॉक्यूमेंट से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही, या तो वो समझ रहे हैं कि आपने कुछ ना कुछ फैब्रिकेशन किया है डॉक्यूमेंट्स में, या फिर उनकी ऑथेंटिसिटी, उनकी जो रिलायबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इशू बन रहा है, जिस सोर्स से वो आ रहे हैं वो उस बारे में कन्फर्म नहीं है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें तो सीधा सीधा आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपने कुछ भी ऐसी फैब्रिकेशन की है, पहले तो मेरी एडवाइस रहेगी कि प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। अगर एक बार वहाँ पे रिकॉर्ड में आपका नाम चढ़ गया कि आपने डॉक्यूमेंट मैनिपुलेशन किया है, या आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट दिया है, या फिर आपने कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन एम्बेसी को दी है, तो आप 10 साल के लिए हो जाओगे बैन। तो वो चीज़ तो बिल्कुल भी मत करना। एंड उसके साथ साथ जब भी आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, मेक श्योर जैसे आपने एम्प्लॉयर से कोई भी लेटर लिया, बैंक से कुछ भी लिया, तो उनके ऑफिशियल लेटर हेड पे हो और स्टैम्प या साइंड वो हो, सो दैट उसकी रिलायबिलिटी पे कभी भी क्वेश्चन ना खड़ा हो। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा आपने कुछ किया है, वो ऑब्वियसली आपको पता होगा। अगर आपको लगता है कि जेन्युइन में मैंने कोई डॉक्यूमेंट में हेर फेर किया है, तो जब भी आप नेक्स्ट एप्लीकेशन करो तो एटलीस्ट उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे मत करना। फ्रेश जब आप एप्लीकेशन करोगे तो प्रॉपर जो भी जेन्युइन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं आप उन पे अप्लाई करना। बाय मिस्टेक कोई स्टैम्प मिस हो गई, साइन मिस हो गए, अगर ऐसा हुआ है और ये रिजेक्शन आपका रीज़न आया है, तो फिर आप उस पर काम कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप सबमिट करो तो आप उसको मेक श्योर करो कि वो चीज़ अब मिस ना हो। टोटल 17 पॉइंट्स होते हैं रिजेक्शन लेटर में ना। स्टैंडर्ड यही आता है आपको, देखो कस्टमाइज्ड कोई नहीं बनेगा, वो सबका स्टैंडर्ड होता है और जो भी पॉइंट आपके लिए वैलिड आ रहा होगा ना उस पर वो टिक कर देंगे। मेजर 4 होते हैं जो 95% केसेस में आपके आएंगे, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिए। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 10 और पॉइंट नंबर 12, ये चारों रीजंस रहते हैं 95% केसेस में। कुछ और रीजंस होते हैं जो अगर सर्कमस्टेंसेस बन जाएं तो वो मैं आपको जस्ट ऐसी ब्रीफ में डिस्कस कर देता हूँ। तो जैसे पॉइंट नंबर 5 आ जाता है, दैट यू हैव ऑलरेडी स्टेड फॉर 90 days ड्यूरिंग द 180 days स्टे पीरियड अलाउड इन द मेंबर स्टेट।
तो शेंगेन का मैं आपको एक बेसिक सा रूल बता दूं, 180 दिन में से आप 90 दिन से ज़्यादा शेंगेन रीजन में नहीं रह सकते। आपका जस्ट पर्पस कितना भी सॉलिड हो, कुछ भी हो, बट आप जो नॉर्मल टूरिस्ट या विजिटर शेंगेन वीज़ा है उसमें 90 दिन से ऊपर आप नहीं रह सकते शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म की अलग सिचुएशन होती है, बट जैसे आपने लेट्स से मैंने स्पेन से वीज़ा लिया, मैं 90 दिन शेंगेन रीजन में घूम लिया और मैं लेट्स से वापस आ गया इंडिया, और वापस आने के बाद मैं अगर फ्रांस से अप्लाई कर देता हूँ अगले ही दिन, तो मुझे वो फ्रांस वीज़ा रिजेक्ट कर देगा ये पॉइंट दे के। ये हो जाता है आपका पॉइंट नंबर 5। और एक और जो कभी कभी सिचुएशन में आ जाता है कि देयर आर रीजनेबल डाउट एज टू रिलायबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट मेड एज रिगार्ड्स। 11 नंबर पॉइंट है। इसमें एक बेनिफिट क्या होता है, अगर कोई भी स्टेटमेंट है जिसमें उन्हें डाउट लग रहा है कि हाँ एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है जिसमें उन्हें कोई भी डाउट है, तो वो प्रॉपरली उस डॉक्यूमेंट को मेंशन करेंगे। तो वैसे तो ये नहीं आता, बहुत ही अनकॉमन है, बट अगर ऐसा आता है तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरे इस डॉक्यूमेंट में ये इशू है, तो मैं इसको करेक्ट करूँगा जो नेक्स्ट टाइम एप्लीकेशन में, तो ये वाला इशू मेरा रिजॉल्व हो जाएगा। एंड 16th रीज़न है जो कि प्लीज़ बहुत ही ज़्यादा अवॉइडेबल है, कुछ नहीं करना, वो कभी भी उसकी गलती मत करना। वो होता है कि एक वैलिड मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेना। वैलिड मेडिकल इंश्योरेंस का मतलब क्या है, जो $30,000 मिनिमम वैल्यू कवर करता हो और पूरे आपके स्टे की ड्यूरेशन को कवर करता हो, वो वाला मेडिकल इंश्योरेंस आपके लिए वैलिड है। इससे अगर आप कुछ भी कम का लेते हो या कम ड्यूरेशन का लेते हो या बिना मेडिकल इंश्योरेंस लिए आप एप्लीकेशन अपनी लगा देते हो, तो पॉइंट नंबर 16 से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड रीज़न हो जाएगा कि हमने सब कुछ कर लिया, प्रोफाइल बिल्ड कर ली, एप्लीकेशन दे दी और सब सारा टाइम मतलब लगा दिया हमने, उसके बाद हमारा इस रीज़न से अगर रिजेक्ट हो रहा है तो मतलब इट्स अवॉइडेबल। 2-2.5 हज़ार का इंश्योरेंस आता है। तो सबसे पहला काम यही करना कि जिधर आपका अपॉइंटमेंट बुक हो गया साथ साथ में अपनी डेट्स फाइनल करके ना इंश्योरेंस ले लेना। तो यार यही कुछ रीजंस हैं जो इंडियन टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बने हुए हैं इस वीज़ा के प्रोसेस में। बट मेरी टिप्स फॉलो करो, मेरे जो रेफरेंस वीडियोस हैं आप देखो, तो आई एम प्रीटी श्योर आपकी प्रोफाइल ठीक है तो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड डीएम में जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप भेज सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। टिल देन, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।